नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके चैनल सरस्वती ट्यूटोरियल्स में। आज के ट्यूटोरियल लेक्चर में हम फिजिक्स की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच वेक्टर एनालिसिस के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपने वेक्टर एनालिसिस पर कमांड कर लिया तो आप ये समझ लीजिए कि आपने फिजिक्स को 50% कवर कर लिया। अगर आप फिजिक्स को सीखना चाहते हैं तो सीखने का जो मूल मंत्र है वो आपका वेक्टर एनालिसिस है। बिना वेक्टर के एनालाइज किए हुए आप किसी भी फिजिक्स के पार्ट को बहुत अच्छे ढंग से समझ नहीं सकते। आप रट सकते, आप समझ नहीं पाएंगे। तो ध्यान से इस चैप्टर को आपको देखना है। पहले हमने फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा है। फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में हमने आपको यह बताया था, द क्वांटिटी विच इज मेजरेबल, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको मापा जा सकता है, वो सब कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के अंतर्गत आता है। और वहां पर हमने उसका डिवीजन किया था, दो पार्ट्स किए थे। वन इज फंडामेंटल यानी कि मूल, और दूसरा डेराइव्ड यानी कि व्युत्पन्न राशियां। आज हम फिर से उसी फिजिकल क्वांटिटी को यहां पर ले रहे हैं। और इस फिजिकल क्वांटिटी को हम बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जिसमें हमारा फोकस 2 पार्ट्स पर रहेगा और तीसरे पार्ट की स्टडी हम चैप्टर के एंड में करेंगे। तो देखिए, हमारी फिजिकल क्वांटिटी का जो 2 पार्ट्स हैं, वो पहला पार्ट है आपका अदिश स्केलर्स यानी कि अदिश राशियां, और दूसरा सदिश यानी कि वेक्टर्स। हम इन्हें वेक्टर क्वांटिटीज भी कह सकते हैं। तो ये 2 पार्ट हमारे मेजर पार्ट हैं, और तीसरा पार्ट है हमारा प्रदिश, इसे हम टेंसर कहते हैं, और इसके बारे में हम सबसे लास्ट में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए बात करते हैं यहां पर सदिश और अदिश की। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे पास 2 चीजें अवेलेबल होती हैं, एक उसका न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा उसका यूनिट। जो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू है यानी कि आंकिक मान, उससे हम उसका मैग्नीट्यूड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण। तो देखिए, अब हम जो बात कर रहे हैं कि हमारी फिजिकल क्वांटिटीज का जो आप वेरिएशन सीखने वाले हैं, उसमें कौन सी बेसिक प्रॉपर्टीज पर आपको फोकस्ड रहना है। तो सबसे पहली चीज है न्यूमेरिक वैल्यू। न्यूमेरिक वैल्यू को हम मैग्नीट्यूड कह रहे हैं, यहां पर हिंदी में हम इसे परिमाण कहेंगे। दूसरा डायरेक्शन यानी कि दिशा, और तीसरा हमारे पास है एल्जेब्रिक एडिशन ऑब्लिक सब्सट्रैक्शन। तो यहां पर हम जो एल्जेब्रिक एडिशन और सब्सट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, इसी में हम एक चीज को और इन्वॉल्व कर रहे हैं, वेक्टर एडिशन ऑब्लिक सब्सट्रैक्शन। तो ये जो 4 फीचर्स आपको नजर आ रहे हैं, हम अपनी इन फिजिकल क्वांटिटीज को इन्हीं 4 फीचर्स के अंतर्गत रीड करने वाले हैं। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले अदिश राशि की। स्केलर्स वो क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास केवल और केवल न्यूमेरिक वैल्यू यानी कि मैग्नीट्यूड होता है, और साथ ही साथ उनमें एल्जेब्रिक एडिशन और सब्सट्रैक्शन के रूल्स फॉलो होते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं, थोड़ा सा फोकस करेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। मैंने आपसे कहा कि यहां पर एक मोटर कार है, और वो मोटर कार सबसे पहले ए लोकेशन से बी लोकेशन तक पहुंचती है, और यहां पर ये 5 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करती है।
फिर हमने कहा ये मोटर यहां से टर्न हो जाती है और इस कंडीशन में ये 3 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करके पॉइंट सी तक पहुंचती है। देन इट अगेन टर्न, ये फिर से टर्न होती है और लोकेशन डी पर पहुंचती है, 4 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है और स्टॉप हो जाती है। अब मैं आपसे पूछूं कि यहां पर इस मोटर ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, कितनी डिस्टेंस कवर की है, तो आप देखेंगे यहां पर आप 5 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस 5 प्लस 3 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 12 किलोमीटर। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि आपने जो डिस्टेंस नाम की फिजिकल क्वांटिटी को चूज किया, इसमें हमने इसे डायरेक्ट ऐड कर दिया है। तो जबकि हम इसे डायरेक्ट ऐड कर रहे हैं तो हम ये कहेंगे यहां पर एल्जेब्रिक एडिशन यानी कि बीज गणितीय योग की व्यवस्था की गई है। तो जब भी हम कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी देखते हैं जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। अब मैंने आपसे कहा कि आप 30 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं तो इसमें डायरेक्शन नहीं है। और भी फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में भी हम बात करते हैं, जैसे हम बात करते हैं मास के विषय में। मैंने कहा कि ये जो मेरे पास पेन है इसमें जो मटेरियल इन्वॉल्व है वो है 10 ग्राम, 10 ग्राम मटेरियल, और जो मटेरियल होता है उसी की जो क्वांटिटी बनती है उसे हम मास कहते हैं, यानी कि द्रव्यमान। तो इसका जो द्रव्यमान है वो 10 ग्राम है। और मैंने एक ऐसे ही दूसरा सिस्टम लिया, ये आपको दिख रहा होगा, ये डस्टर है हमारा, इसमें मैंने आपसे कहा कि ये जो है हमारा 200 ग्राम का है। तो जब हमारा डस्टर हम चूज करते हैं, जब हमारा पेन हम चूज करते हैं, तो इसमें हम देख रहे हैं कि अलग अलग मटेरियल अलग अलग क्वांटिटीज में है, बट एक 10 ग्राम था, एक 200 ग्राम है। तो अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि इसका मास 10 ग्राम है, तो क्या ये आपको डायरेक्शन बताता है कि किस डायरेक्शन में इसका मास 10 ग्राम है? ईस्ट में जाने पर 10 ग्राम रहता है या वेस्ट में जाने पर 10 ग्राम रहता है? कोई भी डायरेक्शन यहां पर इनक्लोज्ड नहीं होती। तो आप देख पा रहे हैं मास एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन नहीं है। आप देख पा रहे हैं डिस्टेंस, ये एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है। तो अभी आप देख पा रहे हैं ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, हैविंग मैग्नीट्यूड, नॉट डायरेक्शन, और फॉलो करते हैं एल्जेब्रिक एडिशन को, तो ये आते हैं स्केलर्स में। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, और एल्जेब्रिक एडिशन यानी कि बीजगणितीय योग की व्यवस्था को फॉलो करते हैं, उन सभी क्वांटिटीज को हम अदिश राशियां कहते हैं। इसमें और भी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, वर्क है, स्पीड है ना। जैसे मैं आपसे कहूं कि एक मशीन है वो 20 जूल वर्क करती है, तो मशीन अगर 20 जूल वर्क करके आपको देती है तो हमें डायरेक्शन नहीं बताती कि उसने किस डायरेक्शन में 20 जूल वर्क किया। हमने आपसे कहा कि एक ट्रेन है वो एक दिन में 1000 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तो वो हमें ये नहीं बताती कि वो किस डायरेक्शन में गई, किस किस डायरेक्शन को उसने फॉलो किया। उसने केवल ये बताया कि ऑल ओवर उसने कितना लेंथ कवर किया। ओके, तो ये फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं हमारी अदिश यानी कि स्केलर्स। चलिए बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में। जैसा कि मैंने कहा हम इन 4 फीचर्स के अंदर ही रहने वाले हैं। इन्हीं 4 फीचर्स से हम यहां पर निकालने वाले हैं कि कौन सी क्वांटिटी स्केलर है और कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है। चलिए देखते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि ये मेरे पास एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक को मैंने एक सरफेस पे रख रखा है। अब ये ब्लॉक एक सरफेस पे रखा हुआ है, आपने इस पर एक फोर्स लगाया यहां से 5 न्यूटन। हाउ मच फोर्स? 5 न्यूटन। तभी एक आदमी दूसरा आया, उसने इधर से एक फोर्स लगाया 3 न्यूटन। अब अगर हम देखें तो यहां पर हम देख पा रहे हैं एक तरफ से 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा है और दूसरी तरफ से 3 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रहा है।
और अब आपसे मैं पूछूं यहां पर टोटल फोर्स कितना है, तो आप कहेंगे कि यहां पर हमारा जो नेट फोर्स है वो होगा, जैसे मान लीजिए इसको हम F2 कह दे, तो हम अगर नेट फोर्स की बात करते हैं टोटल, तो हम हमेशा बात करते हैं F1 प्लस F2 टोटल। बट यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि इफेक्ट कितना आ रहा है, तो आप कहोगे इधर वाले ने 5 लगाया, उधर वाले ने 3 न्यूटन लगाया। ऐसी कंडीशन में 3 न्यूटन जो है वो सबसाइड हो गया और ऑल ओवर केवल सिस्टम पर 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है जो उसको आगे लेकर जा रहा है। तो अभी आप क्या देख रहे हैं कि हमने इस 3 को इसमें से सब्सट्रैक्ट कर दिया। क्यों सब्सट्रैक्ट कर दिया? क्योंकि इफेक्ट नहीं आ रहा है, ये 3 न्यूटन का इफेक्ट इस बॉडी पे नहीं आ रहा है। तो इफेक्ट नहीं आने की कंडीशन में हमारा जो फोर्स है वो सब्सट्रैक्ट हो गया। तो जब भी हम इस पर डायरेक्शन की बात करेंगे तो हम यहां पर देखेंगे F1 माइनस F2। तो अभी आप देख पा रहे हैं ये F1 माइनस F2 और F1 माइनस F2 कहेंगे तो यहां पर हम कहेंगे F नेट इज इक्वल टू 2 न्यूटन। हाउ मेनी न्यूटन्स? 2 न्यूटन। आपने देखा कि जैसे ही हम अब इस फोर्स को इधर से अप्लाई कर देते हैं, सपोज कर लीजिए कि ये यहां नहीं है, ये यहां है, और ऐसी कंडीशन में हम देखेंगे तो हमें टोटल कितना मिलेगा? 8 न्यूटन। क्योंकि हम देखेंगे बहुत तेजी से जा रही है आगे, फोर्स ज्यादा पा रही है और ज्यादा आगे जा रही है। इस कंडीशन में इसकी स्पीड कम हो गई थी, इस कंडीशन में इसकी स्पीड बढ़ चुकी है, तो इफेक्ट चेंज हो चुका है। इधर से जब फोर्स लगाते हैं दोनों तो इफेक्ट अलग आता है, एक फोर्स को इधर से लगाते हैं तो इफेक्ट अलग आता है। तो इफेक्ट चेंज हो रहा है। जब भी इफेक्ट चेंज होगा फिजिकल क्वांटिटीज में, जब 2 या 2 से ज्यादा सिस्टम एक ही सिस्टम पर इन्वॉल्व होंगे, इफेक्ट में वेरिएशन आएगा। तो ध्यान रखिए दोस्तों, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होने वाली है वहां पर? वेक्टर। तो यहां पर हम देख रहे हैं डायरेक्शन महत्व रखता है। बिना डायरेक्शन के ये सिस्टम हम नहीं समझ सकते हैं। तो हमारी ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड है प्लस डायरेक्शन है, और आप देख रहे हैं हम इसे डायरेक्ट सम नहीं कर रहे, हम इसमें डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं, और डायरेक्शन को फॉलो करने की वजह से हम यहां पर इसमें वेक्टर एडिशन की बात करेंगे या वेक्टर सब्सट्रैक्शन की बात करेंगे, और ये क्वांटिटीज हमारी हो जाती हैं वेक्टर्स। तो ऑल ओवर हमने क्या सीखा कि हमारे पास जो 4 फीचर्स हैं उसमें से 3 फीचर्स फॉलो हो रहे हैं इस वेक्टर क्वांटिटीज में। इसके पास न्यूमेरिक वैल्यू भी है, इसके पास डायरेक्शन भी है, और इसके पास एडिशन की प्रॉपर्टी है। लेकिन कौन सा एडिशन? वेक्टर एडिशन की। नॉर्मल फिजिकल क्वांटिटीज को हम जैसे ऐड या सब्सट्रैक्ट करते हैं, हम वेक्टर क्वांटिटी को उस तरह से ना तो ऐड करने वाले हैं और ना ही सब्सट्रैक्ट करने वाले हैं। तो ऑल ओवर ये हमारी 2 फिजिकल क्वांटिटीज कवर होती हैं। तीसरी फिजिकल क्वांटिटी टेंसर होती है, इसके विषय में हम आगे चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि अब इन वेक्टर क्वांटिटीज में, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो वेक्टर एनालिसिस है, इस वेक्टर क्वांटिटीज को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कब हम किसी सिस्टम को वेक्टर कहेंगे और कब हम किसी सिस्टम को वेक्टर नहीं कहेंगे, एज पर इट्स रिप्रेजेंटेशन। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम उस क्वांटिटी के ऊपर एक एरो लगा देते हैं। जैसे कि एक फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, इस फिजिकल क्वांटिटी को हमने चूज किया, यह है ए, ठीक है। तो ए एक फिजिकल क्वांटिटी है, और अगर हम इसे कह रहे हैं कि ये वेक्टर है, फिजिकल क्वांटिटी होने के साथ साथ ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। तो इसके रिप्रेजेंटेशन के लिए हम इसके ऊपर एक एरो लगाएंगे ऐसे। तो जैसे ही हम ये एरो इसके ऊपर लगाते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो क्वांटिटी है ये हमारी एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है, जिसके पास डायरेक्शन भी है। तो चलिए देखते हैं यहां पर, जैसे कि हम बात कर रहे हैं स्केलर्स की, हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, जिनके पास केवल और केवल परिमाण होता है, आंकिक मान होता है।
जिसमें हमारे पास डिस्टेंस है, स्पीड है। तो डिस्टेंस, स्पीड, डिस्टेंस s से, स्पीड को v से, टाइम को t से, मास m, वॉल्यूम कैपिटल V, डेंसिटी रो, वर्क W, पावर कैपिटल P, एनर्जी E और टेम्परेचर कैपिटल T, चार्ज Q। इस तरह से हमने रिप्रेजेंट किया और इनके ऊपर मैंने कोई एरो नहीं लगाया क्योंकि ये कौन सी क्वांटिटीज हैं? स्केलर क्वांटिटीज हैं। बट जैसे ही हमें कोई वेक्टर क्वांटिटी मिलती है तो हम उसके ऊपर एक एरो फिट कर देते हैं। तो जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंटेड बाय s बट हैविंग एन एरो ऑन हिज हेड, वेलोसिटी रिप्रेजेंटेड बाय v बट एन एरो, एक्सेलरेशन a एरो, फोर्स F एरो, टॉर्क, आगे पढ़ने वाले हैं आप इस क्वांटिटी को रोटेशनल डायनेमिक्स में टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं, मोमेंटम P एरो, इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल E एरो, मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल B एरो। तो आप देख पा रहे हैं जैसे ही हम फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर एक एरो लगा देते हैं हम तुरंत ये कहते हैं कि वो जो फिजिकल क्वांटिटी है वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। तो किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए उसके ऊपर एक एरो लगाना है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है किसी वेक्टर क्वांटिटी का, उसको आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। देखिए, ये तो हमें क्लियर हो गया कि फिजिकल क्वांटिटी अगर वेक्टर है तो उसके ऊपर हमें एक एरो लगाना है। तो जैसे मैंने एक एरो ये चूज किया और इसके पास आप पाएंगे कि दो चीजें हैं। ध्यान से थोड़ा सा देखिए, एक तो यहां से लेकर यहां तक इसके पास है लेंथ, इज इट ओके? और दूसरा ये जो पॉइंट है इसके पास है डायरेक्शन। तो जब हम इसकी लेंथ के बारे में बात करते हैं, केवल लेंथ, हम डायरेक्शन के बारे में चर्चा नहीं करते हैं। तो लेंथ ऑफ वेक्टर ये हमको बताता है मैग्नीट्यूड के बारे में, परिमाण के बारे में। और एरो हेड यानी कि ये हमें बताता है डायरेक्शन। तो ये दो चीजें हम देख रहे हैं कि किसी भी वेक्टर का लेंथ हमें बताता है उसका मैग्नीट्यूड, और उसका जो एरो हेड है वो हमें बताता है उसके डायरेक्शन के बारे में। तो मान लीजिए कि फिर से हमने एक ब्लॉक लिया और इस पर एक फोर्स लगाया 5 न्यूटन, ठीक है? तो थोड़ा सा फोकस करिएगा। अगर हमने ये लाइन खींची है तो इसकी जो लेंथ है यहां से लेकर यहां तक, ये हमें बताती है 5 के बारे में। 5 का मतलब आंकिक मान, आंकिक मान का मतलब है मैग्नीट्यूड से, न्यूमेरिक वैल्यू। और इसके पास जो ये एरो हेड है ये हमें बताता है डायरेक्शन। तो कहने का मतलब सीधा सीधा ये आता है कि अगर आप यहीं पर 7 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करेंगे तो जैसे ही आपने फोर्स को किया 7 यानी कि 2 प्लस किया, तो 2 प्लस करने पे ये 7 हो जाता है। और 5 के लिए हम इतनी लेंथ यूज कर रहे हैं तो 7 के लिए लेंथ ज्यादा हो जाएगी। और ऐसी कंडीशन में हम एक थोड़ा सा बड़ा वेक्टर लेंगे और इस तरह से लगाएंगे। तो ये आपका है 7 न्यूटन और ये है आपका 5 न्यूटन, जिसके पास ये डायरेक्शन है, इसके पास ये डायरेक्शन है। तो किसी भी वेक्टर के पास दो चीजें हैं, एक उसका मैग्नीट्यूड, दूसरा उसका डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड लेंथ से और डायरेक्शन उसके एरो के हेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन इसमें एक छोटी सी बात इन्वॉल्व कर रहा हूं, उसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए कि मान लीजिए कि मैंने इस पर फोर्स इधर से लगाया
तो देखिए जब ये वाला फोर्स लग रहा था तो हम इस पर कह रहे थे F इज इक्वल टू 5 न्यूटन। जब हमने इसको बढ़ाया तो हमने इसमें कहा F इज इक्वल टू 7 न्यूटन। और अब हम इधर से लगा रहे हैं 10 न्यूटन का फोर्स। तो कुछ लोगों को कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि हम इस क्वांटिटी के ऊपर जो एरो लगा रहे हैं ये डायरेक्शन बताता है। तो वो लोग क्या करते हैं कि यहां पर अगर लिखेंगे तो ऐसे लिख देंगे F इज इक्वल टू 10 न्यूटन। लेकिन ये जो सिस्टम है ये रॉन्ग है। किसी भी क्वांटिटी के ऊपर का एरो सिर्फ ये बताता है कि वो कैसी क्वांटिटी है, वो फिजिकल है या स्केलर है। इवन एरो है तो स्केलर नहीं हो सकती, केवल फिजिकल है। तो एरो हमें सिर्फ बताएगा कि हम सदिश राशियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। उसके ऊपर लगा एरो हमें कभी भी डायरेक्शन किधर है इसके बारे में नहीं बताता। तो आपको याद रखना है, एरो आप हमेशा इसके ऊपर एक ही डायरेक्शन में लगाएंगे, लेफ्ट टू राइट। आप राइट टू लेफ्ट अगर एरो लगाते हैं तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो अभी आपने देखा कि हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें हम देख रहे हैं लेंथ बताता है मैग्नीट्यूड को और एरो का जो हेड है वो बताता है डायरेक्शन को। जैसे जैसे लेंथ चेंज करते जाएंगे वैसे वैसे आपका जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता जाएगा। तो ये है ऑल ओवर आपका वेक्टर। और अब हम देखते हैं कि ये जो वेक्टर्स हैं ये कितने टाइप्स के हो सकते हैं, कितने फीचर्स इसके पास हो सकते हैं। ये हैं आपके टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, जिसमें इतने टाइप्स के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ये हमारे इंपॉर्टेंट वेक्टर टाइप्स हैं। तो वेक्टर में हमने आपको बताया कि वेक्टर क्वांटिटी के पास दो मेन फीचर होते हैं, एक उसका मैग्नीट्यूड लेंथ और दूसरा उसका डायरेक्शन यानी कि एरो हेड। तो दो क्वांटिटीज से मिलकर आपका बन रहा है वेक्टर। तो चलिए फिर से हम यहां पर इसका रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। ये एक वेक्टर है, ये इसकी लेंथ है जो कि हमको बताती है मैग्नीट्यूड, और दूसरा इसका एरो हेड। ये बताता है डायरेक्शन के बारे में। और साथ ही साथ ये जो आपको हिस्सा दिख रहा है इसे हम कहते हैं टेल और इसे हम कहते हैं हेड, यानी वेक्टर की पूंछ और वेक्टर का सर। तो अब हम देख रहे हैं कि हमारे वेक्टर क्वांटिटीज के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है और हम बात कर रहे हैं सबसे पहले वेक्टर के बारे में, दैट इज पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स के बारे में हम बात करेंगे। तो पैरेलल से बहुत स्पष्ट रूप से आपको समझ में आ रहा होगा कि ऐसे दो लाइंस जो एक दूसरे के पैरेलल हों। तो जब भी दो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होती हैं तो उन्हें हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। और यहां पर आप देख रहे हैं ये हमारे पास वेक्टर ए है, ये हमारे पास वेक्टर बी है और आप देख रहे हैं कि दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो सोचिए कि आपका जो वेक्टर है उसके पास डायरेक्शन है और डायरेक्शन अगर पैरेलल है तो पैरेलल लाइंस एक ही डायरेक्शन में डायरेक्टेड होती हैं। तो हम ये बहुत आसानी से कह सकते हैं द वेक्टर्स विच हैव अ यूनिक डायरेक्शन और सेम डायरेक्शन दैट आर पैरेलल वेक्टर्स। तो पैरेलल वेक्टर में हम क्या देखेंगे कि लाइंस पैरेलल होंगी और डायरेक्शन सेम होगा, जैसे कि ये। तो यहां पर दोनों का डायरेक्शन एक ही है, आप देख पा रहे हैं, और दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल भी। तो ऐसे वेक्टर जिनका डायरेक्शन सेम है उन्हें हम क्या कहेंगे, पैरेलल वेक्टर्स। दूसरा वेक्टर हमारा आता है इक्वल वेक्टर्स। अब बहुत आसानी से आप इस चीज को समझ सकते हैं। वेक्टर हैव टू थिंग्स, वन इज डायरेक्शन एंड अदर वन इज मैग्नीट्यूड, एंड वी आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स। जैसे मैंने इक्वल कहा तो वेक्टर के जितने भी फीचर्स हैं सब एक जैसे होने चाहिए, और फीचर हैं दो, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। तो जैसे मैंने यहां पर एक वेक्टर बनाया ये और दूसरा वेक्टर बनाया ये,
तो आप यहां पर देख पा रहे हैं कि दोनों का लेंथ सेम है, यानी कि मैग्नीट्यूड एक जैसा है। दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो डायरेक्शन भी एक जैसा है। वेक्टर की दोनों जो क्वालिटीज हैं वो इन दोनों वेक्टर्स में एक जैसी हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम इन्हें इक्वल वेक्टर्स कहेंगे। तो देखिए ये पैरेलल तो हैं, लेकिन पैरेलल होने के साथ साथ इनके पास एक स्पेशल फीचर भी है, मैग्नीट्यूड भी इक्वल है। तो पैरेलल में हम केवल डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं, और जब हम इक्वल वेक्टर्स के बारे में बात करते हैं तो हम देखते हैं कि उनका जो मैग्नीट्यूड है और उनका जो डायरेक्शन है दोनों ही एक जैसा होना चाहिए। जब इसका लेंथ और डायरेक्शन एक जैसा होगा तो ये वेक्टर आपका कहलाएगा इक्वल वेक्टर। बात करते हैं तीसरे वेक्टर के बारे में। साफ साफ आपको दिख रहा होगा एंटी पैरेलल, यानी पैरेलल का उल्टा। तो पैरेलल में हम क्या देख रहे थे, एक ही डायरेक्शन में जाना पड़ता था। एंटी पैरेलल में क्या देखेंगे, डायरेक्शंस चेंज हो जाएंगे। और कैसे हो जाएंगे, पैरेलल के साथ साथ अपोजिट। तो देखिए एक वेक्टर हमने ये चूज किया वेक्टर ए, और दूसरा हमने ये चूज किया वेक्टर बी। तो अभी आप देख पा रहे हैं इनका मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है। मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं होने के कारण इनकी लेंथ अलग अलग है, लेकिन आप देख पा रहे हैं इसका डायरेक्शन जस्ट इसके अपोजिट है। तो जब भी दो वेक्टर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शंस में लगेंगे तो ऐसे वेक्टर्स बोले जाएंगे एंटी पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे भी हम समझ सकते हैं, जैसे कि मैं यहां पर आपको शो कर रहा हूं, ये हमारे पास एक ब्लॉक रखा है और ये हमारे पास एक दूसरा ब्लॉक रखा है। अगर मैं आपसे बात करूं इसके वेट की, तो इसका वेट अर्थ के सेंटर की ओर होगा और इसका वेट भी अर्थ के सेंटर की ओर होगा। ये बॉडी हैवी है तो इसका वेट ज्यादा होगा, और ये बॉडी छोटी है तो इसका वेट कम होगा। तो अभी आप देख पा रहे हैं दोनों के डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, और लेंथ चेंज कर दी है क्योंकि मैग्नीट्यूड, भाई क्वांटिटी छोटी और बड़ी है तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। तो ये पैरेलल हो गए। और इसी की लोकेशन पर जैसे हमने एक ब्लॉक ये लिया और इसको ऐसे रखा, इस पर इधर से मैंने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया और इधर से मैंने 3 न्यूटन का फोर्स लगाया। तो आप देख रहे हैं कि ये और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं। अपोजिट डायरेक्शन में वर्क तो कर रहे हैं बट मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है, इसलिए हम ये कहेंगे कि ये कैसे वेक्टर्स हैं, एंटी पैरेलल। तो ये जो आपको दिख रहा है ये पैरेललिज्म है, ये एंटी पैरेललिज्म है। तो समांतर और प्रति समांतर में ये बेसिक डिफरेंस है। और इक्वल की अगर मैं बात करूं तो उसमें दोनों ही चीजें एक जैसी हो जानी चाहिए। और इसी का जस्ट एक और सिस्टम आप देखिए कि हमने एक वेक्टर लिया वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर लिया वेक्टर बी। अभी आप देख पा रहे होंगे कि वेक्टर ए का डायरेक्शन इधर है और वेक्टर बी का डायरेक्शन इधर है। तो दोनों के डायरेक्शन अलग अलग होने की वजह से इन्हें हम एंटी पैरेलल कहेंगे। और दूसरी चीज आप देख पा रहे होंगे इसका लेंथ और इसका लेंथ इक्वल है। तो ये लेंथ में यानी मैग्नीट्यूड में इक्वल है, डायरेक्शन में एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो ऐसे वेक्टर्स को हम कहते हैं अपोजिट वेक्टर। जैसे कि मैंने एक बॉडी ली ये, और इधर से इस पर 5 न्यूटन का फोर्स लगाया और इधर से भी 5 न्यूटन का फोर्स लगाया। अब ऐसी कंडीशन में ये बॉडी कहीं नहीं जाने वाली है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि फोर्स का जो इफेक्ट है वो निग्लेक्ट हो जाता है, फोर्स कोई भी इफेक्ट नहीं डालता है। जैसे कि आपने देखा ये एक बॉडी है और ये अर्थ पर रखी हुई, अर्थ सरफेस पे, ये अपना वेट इस पर डालती है और अर्थ इस पे रिएक्शन लगाती है। जितना ये वेट डालती है उतना ही ये रिएक्शन देती है। तो आप देख रहे हैं कि अर्थ पर लगाया गया वेट और अर्थ का रिएक्शन यानी कि प्रतिक्रिया दोनों समान है। यहां पर आप देख रहे हैं इस पर इधर से 5 न्यूटन इधर से 5 न्यूटन लग रहा है, दोनों समान है, लेकिन दोनों का जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के अपोजिट है। तो एंटी पैरेलल वेक्टर जब इक्वल वेक्टर्स की क्राइटेरिया में आ जाते हैं, जिसमें हम देखेंगे मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा, उन्हें हम क्या कहेंगे, अपोजिट वेक्टर्स।
तो ये है आपका अपोजिट वेक्टर। फिर आप देख रहे हैं को इनिशियल। इनिशियल इनिशियल का मतलब है प्रारंभ होना, स्टार्टअप। तो जैसे मैंने यहां पर आपसे कहा कि ये एक हमारे पास बॉडी है, देखिए ये, और आपने यहां पर एक कुंडा लगा दिया है, हुक, और ये अर्थ सरफेस पे रखी हुई है, और मान लेते हैं कि ये बॉडी 5 क्विंटल्स की है। तो 5 क्विंटल की बॉडी थी, आपने क्या किया, इसमें एक रस्सी बांधी और इसे खींचना स्टार्ट किया। तो जब आप इसके खींचने लगते हैं तो आप इस पर एक फोर्स लगाते हैं। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, आपसे ये नहीं खींच पाती है क्योंकि ये हैवी है, तो आपने एक दूसरे आदमी को बुलाया और एक रस्सी और बांधी, उसने भी इसको खींचना स्टार्ट किया। ओके, फिर नहीं खींच पाते हैं, फिर आप तीसरे आदमी को बुलाते हैं, वो भी एक रस्सी बांधता है, वो भी इसको खींचता है, चौथा आदमी आता है, वो भी इसको खींचता है। तो आप देख रहे हैं कि आप इस पर फोर्स अप्लाई करते जा रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट आदमी एक रस्सी लेता है, इसको हुक्स को फंसाता है और उसे खींचना स्टार्ट करता है, लेकिन रस्सी जहां पर फंस रही है वो लोकेशन आपकी चेंज नहीं हो रही है। यानी कि जहां से फोर्स लगाया जा रहा है, जहां से फोर्स को प्रारंभ किया जा रहा है, वो लोकेशन हर जगह एक ही बनी हुई है। ऐसी कंडीशन जिसमें लोकेशन जो है वेक्टर्स की चेंज नहीं होती है, एक ही लोकेशन से बहुत सारे वेक्टर्स जनरेट होते हैं, ऐसे वेक्टर को हम कहते हैं को इनिशियल वेक्टर्स, सह प्रारंभिक सदिश। तो ये आपके बेसिक 5 वेक्टर्स हैं। चलिए बात करते हैं कोप्लेनर की। तो कोप्लेनर की अगर हम बात करें तो बहुत सिंपल है, आपको ध्यान रखना है प्लेन। प्लेन में 2 चीजें होती हैं, लेंथ और ब्रेथ, यानी कि एरिया। एक, जब भी आप प्लेन सरफेस देखते हैं, जैसे आप देख रहे हैं ये एक प्लेन सरफेस है, आप देख पा रहे हैं ये एक प्लेन सरफेस है, तो आपने देखा इस पर एक वेक्टर मैंने ऐसे बनाया, एक वेक्टर ऐसे बनाया, एक वेक्टर ऐसे बनाया, इन सब के पास अपना अपना डायरेक्शन है, लेकिन ये सब इसी प्लेन में लाई करते हैं। जैसे मैंने एक पेन लिया, ये इसको इसके ऊपर इस तरह से रख दिया, आप देख पा रहे हैं, या आप देखेंगे कि ये आपका एक बोर्ड है, इस पर मैंने इस पेन को ऐसे रखा, तो ये पेन इस बोर्ड के बाहर निकल के आ रहे हैं, तो ये इस प्लेन में नहीं है। लेकिन जो आप ये वेक्टर देख रहे हैं, जो आप ये वेक्टर देख रहे हैं, जो आप ये वेक्टर्स देख रहे हैं, ये वेक्टर देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये सारे वेक्टर आप देख रहे हैं इसी बोर्ड पे आ जाते हैं। ये इस बोर्ड के बाहर निकल के आ रहे हैं, तो ये प्लेन नहीं है, बट ये सारे इस बोर्ड पे आ पा रहे हैं, यानी कि इसके इस सतह पर आ पा रहे हैं। तो ऐसे वेक्टर्स जो एक ही प्लेन में होते हैं उन्हें हम कहते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स। तो कोप्लेनर का मतलब हमारा क्या है, द वेक्टर्स विच आर लाइंग इन सेम प्लेन। अगर वो सेम प्लेन में है तो सब के सब कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। जैसे आप देखते हैं कि एक चींटियों की फौज है, वो आपकी फर्श पे रैंडम मोशन कर रही है, तो जब चींटियों की फौज आपकी फर्श पे रैंडम मोशन कर रही होती तो एक प्लेन को सेलेक्ट करते हैं। या फिर आप देखें कंचों के खेल में, आपने एक कंचे को हाथ से ऐसे चलाया और दूसरे कंचे को हिट किया, तो मान लीजिए आपने उसे इधर भेजा था और दूसरे को जब वो हिट करता है वो इधर चल देता है, तो आप देखेंगे क्या, वो आपके अर्थ के प्लेन में ही है। तो पहला वेक्टर से ये फोर्स मिला, दूसरे से ये फोर्स मिला, तो एक प्लेन सा बन गया, और वो वेक्टर एक ही प्लेन में होने के कारण को प्लेनर वेक्टर्स कहलाते। तो ये आपके 5 बेसिक वेक्टर्स हैं। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट वेक्टर क्वांटिटी के बारे में, जो कि है नल वेक्टर। आइए देखते हैं नल वेक्टर। नल का मतलब कुछ भी नहीं, जीरो। कैसे जीरो होगा, देखते हैं। ये हमारे पास एक ब्लॉक है, इस पर हमने इस साइड से एक फोर्स दिया 11 न्यूटन, और इस साइड से एक फोर्स दिया 11 न्यूटन, और आपसे मैं पूछता हूं एफ नेट, यानी कि टोटल फोर्स इस बॉडी पे कितना लगा, तो आप कहेंगे 11 प्लस माइनस 11 बिकॉज ऑफ डायरेक्शन। इसका डायरेक्शन
चेंज हो चुका है, इसलिए हमने माइनस का यूज कर लिया। तो टोटल कितना हो गया 0। तो आप देख रहे हैं फोर्स कितना हो चुका है 0। लेकिन है क्या फोर्स, हम यहां पर किस क्वांटिटी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, फोर्स के बारे में। तो हम यहां पर देखेंगे कि मैग्नीट्यूड कितना हो चुका है 0 हो चुका है। बट किसका मैग्नीट्यूड 0 हो चुका है, फोर्स का मैग्नीट्यूड 0 हो चुका है। तो यहां पर हमें जो वेक्टर मिल रहा है ये नल वेक्टर मिलता है। तो सीधे सीधे हम ऐसे कह सकते हैं, जब दो इक्वल वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे होते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट है, उनका जो कुल प्रभाव है वो शून्य हो जाता है। ऐसी कंडीशन में जो हमारा वेक्टर होता है हम उसे नल वेक्टर यानी कि शून्य सदिश कहते हैं। या फिर आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि यहां से एक कार यहां से यहां तक जाती है और फिर वापस इसी रूट से होते हुए यहां आ जाती है। अगर आपसे पूछा जाए डिस्टेंस, तो अगर आप टोटल 2 किलोमीटर की बात करें यहां से यहां तक, तो डिस्टेंस 2 + 2 4 किलोमीटर हो गई। लेकिन अगर आप बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक जैसा होने की वजह से डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। तो यहां पर कौन सा वेक्टर 0 है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 0 है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और वो 0 हो चुकी है। तो यहां पर हम देख रहे हैं नल वेक्टर। बात करते हैं फ्री वेक्टर की। जैसे मैंने आपसे कहा कि आज एक कार है वो ट्रेवल कर रही है 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। एक कार ट्रेवल कर रही है 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। अभी इसमें आप ये नहीं जान पा रहे हैं कि कार ने कहां से स्टार्टिंग की है और कहां जाकर एंड हो रही है। मैंने आपसे कहा कि हम देख रहे हैं एक मोटरसाइकिल को जिसका एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमें ये नहीं पता चल रहा है इस सेंटेंस से कि उसने स्टार्टअप कहां से लिया है और वो एंड कहां पे करेगा जाके। तो ऐसे वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों ही ना पता हूं, ऐसी कंडीशन में जो वेक्टर्स हमें मिलते हैं उन्हें हम कहते हैं फ्री वेक्टर्स। वो फ्री हैं, वो कहीं से भी स्टार्टअप ले सकते हैं। तो ऐसे वेक्टर्स को आप किधर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा वेलोसिटी ऑफ अ कार इज 5 मीटर पर सेकेंड, देन यू कैन रिप्रेजेंट इट दिस वे और दिस वे। बट व्हेन वी स्पेसिफाइड द डायरेक्शन ऑफ अ कार इन ईस्ट, तो फिर आपको डायरेक्शन में ईस्ट डायरेक्शन को सेलेक्ट करना होगा, तब आप इसे सेलेक्ट नहीं करेंगे। तो फ्री वेक्टर का क्या मतलब है, ना तो उसके इनिशियल पॉइंट का पता है ना ही उसके फाइनल पॉइंट का पता है। और वेक्टर हमारा क्वांटिटी है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, क्वांटिटीज हैं। तो ऐसी वेक्टर क्वांटिटीज को हम क्या कहने वाले हैं, फ्री वेक्टर्स। अब हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर यहां पर आया है, एक्सियल वेक्टर। चलिए देखते हैं इसे और थोड़ा ध्यान से समझते हैं। एक्सियल वेक्टर को समझने के लिए हम यहां पर कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ले रहे हैं। जैसे कि आपको मैं यहां पर शो करता हूं, दिस इज अ प्लेन, ओके, दिस अनदर प्लेन। तो ये आपका एक प्लेन है, समतल है, और इसमें आपने यहां पर एक पेंच लगा दिया। पेंच आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। या आप समझ लीजिए कि आपने यहां पर एक इस तरह का पेंच लगा दिया है। यहां पर भी आपने इसी तरह का एक पेंच लगाया है। इसे आप बोल्ट समझ सकते हैं, पेंच समझ सकते हैं, ठीक है। ये आपका एक बोल्ट है और ये लोकेशन है, ठीक है। आपको इस बोल्ट को यहां पर टाइट करना है, तो आप अपना रिंग चलाएंगे
और इसमें फिट करेंगे। ओके, ये आपने रिंच को फिट कर दिया। और मैं कहूं इसे खोलना है तो फिर से आप इसमें रिंच फिट करने वाले हैं, तो यहां भी आपने रिंच को फिट कर दिया। ठीक है। अब आप अगर इसे टाइट करने वाले हैं तो थोड़ा सा बच्चों ध्यान दीजिए, ये इसका आर्म है। किसका आर्म है? रिंच का, रिंच की भुजा। और जब आप इसे टाइट करने वाले होंगे तो आप इसे यहां से होल्ड करेंगे और इस तरह से खींचेंगे। ओके, ये इस तरह से आप इसे बाहर की ओर खींचेंगे, तो आप फोर्स इस पे लगा रहे हैं बाहर की ओर, जो बोर्ड है उसके प्लेन के परपेंडिकुलर, ऐसे बाहर। तो जब आप इसे ऐसे टाइट करते हैं तो ये जो बोल्ट है ये मोशन होता है इसका इधर, किधर की ओर मोशन हुआ? नीचे। इट ओके। फिर दूसरा हिस्सा देखिए, जब आप इसे ओपन करना चाहते हैं तो आप इस रिंच को ऐसे धक्का देंगे अंदर की ओर, तो आपने फोर्स लगाया ये, और अब हम देख रहे हैं हमारा जो बोल्ट है उसका मोशन ऊपर की ओर हो जाएगा। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि इसी आर्म पर हमने फोर्स को अप्लाई किया, बस फोर्स के एप्लीकेशन का सिस्टम बदला। एक बार हमने इसे इस तरह से बाहर की ओर खींचा तो बोल्ट का मोशन अलग है, और ये हमने इसे धक्का दिया तो बोल्ट का मोशन अलग है। तो जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये हमारे पास एक रिंच है। ओके, तो ये इसकी आर्म की लेंथ है। लेंथ को हम डिस्प्लेसमेंट यहां पर ले सकते हैं क्योंकि ये स्ट्रेट है। और अभी आप इस पर यहां पर फोर्स अप्लाई करने वाले हैं, जैसे मैंने कहा कि इसको बाहर खींचो इस तरह से, ये। तो जब आपने इसे बाहर ऐसे खींचा तो अब आप देख रहे हैं ये एक वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर, दोनों एक प्लेन में है। देखिए इस प्लेन में है ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर एक ही प्लेन में है। बट यहां पर जो आप पेंच लगा रहे हैं, जिसको आप यहां पर देख रहे हैं, जब आप टाइट करते हैं तो नीचे जाता है, ओपन करते हैं तो ऊपर आता है। तो इसका मोशन इस प्लेन में नहीं है। देखिए आपके जो प्लेन है उसमें ये एक वेक्टर, ये फोर्स वाला दूसरा वेक्टर, तो बन गया ये एक प्लेन। ओके, अब आपने क्या किया, इसे टाइट किया या ओपन किया तो ये नीचे जा रहा है, तो आपने प्लेन चूज किया था ये, और बोल्ट नीचे या ऊपर जा रहा है तो इस तरह से जा रहा है या इस तरह से जा रहा है, तो इसका प्लेन नया है, ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो बोल्ट में आप देख रहे हैं ये फोर्स, ये आर्म, बोल्ट का मोशन नीचे या ऊपर की ओर। तो ऐसी कंडीशन में आप देखते हैं कि ये जो आप प्लेन चूज कर रहे हैं इसका एक एक्सिस बन जाता है, अक्ष बन जाता है, जो कि इसके परपेंडिकुलर होता है। देखिए ये इसका एक एक्सिस है जो इससे पास हो रहा है, जिसमें डायरेक्शन या तो अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। तो अभी आप इसके मोशन के डायरेक्शन को देखें तो यहां पर इसका मोशन हमें ऊपर या नीचे प्लेन के साथ परपेंडिकुलर दिखाई पड़ता है। तो प्लेन के जब भी परपेंडिकुलर कोई वेक्टर आएगा तो ऐसा जो वेक्टर होगा वो हमारा एक्सियल वेक्टर होगा। और ये सिस्टम हम और आगे चर्चा करेंगे, रोटेशनल डायनेमिक्स में इसे और अच्छे से समझेंगे। तो आप देख पा रहे हैं एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर फोर्स है, इनके कॉम्बिनेशन से जो हमें सिस्टम मिला जो कि मोशन ऑफ द बोल्ट है वो हमारा डायरेक्शन रखता है। अब इस डायरेक्शन की बात करें तो देखिए हमने जब इसे इस तरह से खींचा तो हम यहां पर देख रहे हैं एक ऐसा सिस्टम, ऐसे खींचना इस तरह से। ऐसी कंडीशन में आप देख पा रहे हैं जब हम इसे इस तरह से खींच रहे थे तो नीचे जा रहा था, तो यहां पर हम देखेंगे कि आपका जो पॉइंट है वो अंदर की ओर जाएगा। क्लियर? और अगर हम इसी का अपोजिट सिस्टम चूज करते हैं, यानी कि इसे ओपन करें, चलिए देखते हैं। ओपन करना, तो ऐसी कंडीशन में ये मोशन हम देख रहे हैं, तो ये हमारा क्लॉकवाइज है और ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज है।
तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोशन करने से आपका जो पेंच है या बोल्ट है उसके मोशन का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, और उसका मोशन कैसा आता है? क्लॉकवाइज, डाउनवर्ड। अगर प्लेन ये चूज किया है तो डाउनवर्ड, और अगर प्लेन ये चूज कर रहे हैं तो इनवर्ड। तो यहां पर आपका जो डायरेक्शन है वो अंदर हो जाएगा, और यहां पर जो डायरेक्शन है वो बाहर हो जाएगा। तो इस तरह से हम एक्सियल वेक्टर के बारे में चर्चा करेंगे। तो एक्सियल वेक्टर हमें मेनली रोटेशनल डायनामिक्स में मिलेंगे, जिसमें हम एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर फोर्स, एंगुलर मोमेंटम यानी कि कोणीय वेग, कोणीय बल, कोणीय त्वरण, कोणीय संवेग, इस तरह के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए बात करते हैं अपने अगले और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वेक्टर के बारे में। यह वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जो आगे आने वाले न्यूमेरिकल एनालिसिस में बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला है। तो आइए चर्चा करते हैं यूनिट वेक्टर के बारे में। वेक्टर में हमने दो चीजें देखी। उसके पास होता है मैग्नीट्यूड और इसके पास होता है डायरेक्शन। अगर ये एक वेक्टर है ये, और मैं कहूं कि एक फोर्स है और ये है 5 न्यूटन, ओके, 5 न्यूटन फोर्स इन ईस्ट डायरेक्शन, तो यहां पर इसका जो लेंथ है ये कितना है? 5, और डायरेक्शन क्या है? ईस्ट, ओके। अब इस 5 न्यूटन को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। इसे हम 5 न्यूटन को लिख सकते हैं 5 × 1। तो 5 × 1 किया तो 5 अलग हो गया। अब यहां पर 5 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 5 रिप्रेजेंट कर रहा है सिर्फ मैग्नीट्यूड को। यहां पर 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये भी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसी भी नंबर में 1 इंक्लूडेड होता है, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अभी आप देख पा रहे हैं 5 × 1 न्यूटन में 5 को अगर हटा दिया जाए तो हमें मिलता है 1 न्यूटन, और इस 1 न्यूटन में प्लस हम कर दें डायरेक्शन, यानी कि इस यूनिट मैग्नीट्यूड में, एकांक परिमाण में जब हम डायरेक्शन को ऐड कर देते हैं तब जब वेक्टर बनता है वो वेक्टर हमारा होता है यूनिट वेक्टर। तो क्या है हमारा यूनिट वेक्टर? एक ऐसा वेक्टर जिसके पास मैग्नीट्यूड है बट कितना है? 1, और डायरेक्शन भी है। ऐसे वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं। अ वेक्टर विच हैव यूनिट मैग्नीट्यूड, ओके। तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि ये जो आपने चूज किया है 5 न्यूटन का फोर्स, इसका जो लेंथ है वो हमें बता रहा है 5 के बारे में, और आप इसकी लेंथ को हटा देते हैं। अब यहां पर आपने किसे रिमूव किया? इस 5 को रिमूव किया, 1 को रिमूव नहीं कर सकते। तो अभी आप देख रहे हैं इसके पास बचा क्या? केवल और केवल एरो का हेड, यानी कि डायरेक्शन। तो अब आप इसे कहेंगे 1 न्यूटन फोर्स इन ईस्ट डायरेक्शन, ओके। तो ये 1 न्यूटन इसका मैग्नीट्यूड है, ईस्ट इसका डायरेक्शन है, और दोनों को मिला दिया जाए तो 1 न्यूटन इन ईस्ट डायरेक्शन, यानी कि फोर्स का एक नया वेक्टर बन जाता है जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट है। इसलिए हम इसे कहेंगे यूनिट वेक्टर। और इसी आधार पर हम समझ सकते हैं कि किसी भी यूनिट वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन क्या होना चाहिए। नॉर्मली अगर आपके पास कोई क्वांटिटी है वेक्टर ए, तो ये लगे होने का मीनिंग है कि वो वेक्टर है, और हम बात करें ये यूनिट वेक्टर है तो हम क्या करेंगे? इसके ऊपर एक कैप लगा देंगे। ये जो आपको एरो का हेड दिख रहा है इसको आप थोड़ा सा मूव करके इस तरह से बनाएंगे और इसके ऊपर लगा देंगे। तो इसे हम पढ़ते हैं ए कैप, या ए हैट भी पढ़ते हैं, ए कैरेट भी पढ़ते हैं, ऑल ओवर। ये जो आपका रिप्रेजेंटेशन है इसके ऊपर, तो इसे हम कहेंगे यूनिट वेक्टर ए, एकांक सदिश ए। तो इस तरह से हमने समझा कि किसी भी यूनिट वेक्टर के ऊपर अगर हम कैप लगा देंगे
किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर अगर हम कैप लगा देंगे तो वो हमें बताएगी यूनिट वेक्टर के बारे में। जैसे हमने लिया एफ कैप तो फोर्स यूनिट है, एस कैप डिस्प्लेसमेंट यूनिट है, पी कैप, पी से मोमेंटम देखा था हमने तो मोमेंटम यूनिट है। अगर हम एफ पर ऐसे लगा रहे हैं तो ये यूनिट नहीं है, ये यूनिट नहीं है, ये यूनिट नहीं है। यूनिट होने के लिए उसके ऊपर क्या लगा होना चाहिए? कैप लगा होना चाहिए। तो अब बात करते हैं कैप के विषय में। तो हम बात करते हैं अपने अगले वेक्टर के बारे में, जो कि है आपका ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल को हिंदी में हम पढ़ते हैं लंब कोणीय। लंब कोणीय की अगर हम चर्चा करें तो आपको थोड़ा सा अपने कमरे के कॉर्नर्स पर जाना पड़ेगा। जब आप अपने कमरे के कॉर्नर पर जाते हैं तो आप देखते हैं फर्श और वॉल का एक कॉर्नर बन जाता है इस तरह से, ये कॉर्नर। तो फर्श पे अगर आप आते हैं तो आपको मिलते हैं दो डायरेक्शन, उस फर्श की लेंथ और ब्रेथ। और कॉर्नर में जब आप ऊपर की ओर चढ़ते हैं तो आपको मिलता है हाइट। तो आप देख रहे हैं आपका लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। इन्हें हम कहते हैं लंब कोणीय। ओके, क्या हो गया? लेंथ, ब्रेथ और हाइट, यानी कि स्पेस, यानी कि वॉल्यूम। तो जब भी हम वॉल्यूम की बात करेंगे तो उसके पास लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, हाइट भी है। अब बात करते हैं अपने ऑर्थोगोनल, ये शब्द हमने समझ लिया। अब बात करते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स के बारे में। तो जैसे कि आपने यहां पर एक प्लेन चूज किया जिसके पास लेंथ है एक्स डायरेक्शन, ब्रेथ है वाई डायरेक्शन और तीसरा डायरेक्शन भी इन्वॉल्व है जिसको हम जेड कहेंगे, जो कि हमारा हाइट है। तो अगर हम एक्स डायरेक्शन में जा रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि हम एक्स डायरेक्शन में 5 मीटर ट्रेवल करते हैं, तो एक्स डायरेक्शन का अपना एक स्पेसिफिकेशन है, वो यूनिक है। क्या है वो? कि इस डायरेक्शन के लिए हम एक वर्ड चूज करते हैं, लेटर चूज करते हैं स्मॉल आई। वाई डायरेक्शन के लिए हम स्मॉल जे और जेड डायरेक्शन के लिए हम चूज करते हैं के। हमने कहा एक्स डायरेक्शन में 5 मीटर, ठीक है? तो 5 मीटर इन एक्स डायरेक्शन, 5 मीटर इन एक्स डायरेक्शन। तो यहां पर 5 मीटर हमारा मैग्नीट्यूड है, एक्स हमारा डायरेक्शन है। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो हमने अभी आपको सिखाया कि हर वेक्टर में यूनिट वेक्टर छुपा हुआ है, यानी कि इस 5 मीटर में भी 5 into 1 छुपा हुआ है। 1 तो हमें मिल गया, अब हमें क्या ऐड करना है? डायरेक्शन ऐड करना है। तो हम x की बात कर रहे हैं तो x के लिए हमने बनाया आई कैप। हमने अभी आपको बताया कि कैप लगाने से वो वेक्टर बन जाएगा आपका यूनिट वेक्टर। तो हमने बात की आई कैप के बारे में। आई कैप बन गया आपका x डायरेक्शन के लिए, जे कैप आपका बन गया y डायरेक्शन के लिए और के कैप आपका बन गया z डायरेक्शन के लिए। आई कैप लेंथ, के कैप ब्रेथ, जेड कैप, जे कैप आपका के कैप, और ये इस तरह से आप देख पा रहे हैं आपके पास 3 यूनिट वेक्टर्स आ चुके हैं, आई, जे और के, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, या एक्स, वाई और जेड। तो यहां पर हम देख रहे थे 5 मीटर इन एक्स डायरेक्शन और हमें इसे सिर्फ एक सिस्टम से रिप्रेजेंट करना है। तो हम यहां लिखेंगे 5 आई कैप। देखिए 5 मैग्नीट्यूड हो गया और आई कैप डायरेक्शन हो गया। किसका डायरेक्शन? एक्स का डायरेक्शन। तो इस तरह से हम किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट जब करते हैं इन परपेंडिकुलर वेक्टर्स के रूप में, ये सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये इसके और ये इसके और ये इसके, ठीक है ना? ऐसे वेक्टर्स के लिए हम यूज करते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, और ये 3 टाइप्स के होते हैं। अब मान लीजिए कि आप जो है इस प्लेन में है, ओके, जिसके पास ये लेंथ वाला हिस्सा है, ये ब्रेथ वाला हिस्सा है और ये हाइट वाला हिस्सा है। लेंथ के लिए एक्स चूज किया, इसके लिए वाई चूज किया और इसके लिए जेड चूज किया। ये जरूरी नहीं है कि हम किसको एक्स वाई जेड चूज करते हैं, आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। और मैंने कहा कि एक इंसेक्ट है, वो ये जा रहा है ऐसे, तो आपने इधर की ओर चलकर देखा कि वाई में कितना है, इधर की ओर चल के देखा कि एक्स में कितना है। तो जब आप यहां पहुंचते हैं तो आपको मिलता है 5 और यहां मिलता है 3।
तो हम ये कहेंगे कि 5 मीटर एक्स डायरेक्शन में और 3 मीटर वाई डायरेक्शन में, यानी दोनों डायरेक्शन में चल रहा है ये। तो कैसे कंबाइन करेंगे इसे? 5 आई कैप प्लस 3 जे कैप। 5 आई कैप का मतलब एक्स डायरेक्शन, 3 जे कैप का मतलब वाई डायरेक्शन। तो जब एक प्लेन पे आपका मोशन होगा तो उसमें 2 डायरेक्शन होते हैं। जब आप एक लाइन पे मोशन कर रहे होते हैं तो उसके पास एक डायरेक्शन होता है। यानी कि जब आप केवल एक्स डायरेक्शन में जाएंगे तो 5 आई कैप, और जब आप इस प्लेन में चल रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा इस प्लेन में आप देख रहे हैं, इस तरह से आप जा रहे हैं, तो आपका लोकेशन ये है, तो आप कुछ एक्स और कुछ वाई में जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब हम चूज करते हैं तो एक्स और वाई दोनों को चूज करते हैं। जितना एक्स और जितना वाई था उसे हमने यहां पर कलेक्ट कर लिया। कलेक्ट करने का मतलब प्लस से है, और ये आपका प्लेन का डायरेक्शन हो गया। अगर आप स्पेस में जा रहे हैं तो आप कुछ हाइट भी कवर कर रहे हैं। देखिए, स्पेस में जाना, हाइट कवर करना, तो आप हाइट भी कवर कर रहे हैं, इस वजह से आपके पास तीसरा डायरेक्शन भी इन्वॉल्व हो जाएगा। तो मान लीजिए कि आप इसी कंडीशन में यहां से ऐसे निकले होते और 8 मीटर की डिस्टेंस आपने ले ली होती। कितनी मीटर हाइट? 8 मीटर हाइट। तो जब आप 8 मीटर हाइट ले चुके होते इन 2 कंडीशंस के साथ, तो हम ये कहते हैं 5 आई कैप प्लस 3 जे कैप एंड प्लस 8 के कैप, यानी कि आप हाइट के बारे में भी जान। तो मोशन के हिसाब से हम अपने ऑर्थोगोनल वेक्टर्स को चेक करते हैं, बट इसमें जो इन्वॉल्वमेंट है वो आपके इस यूनिट वेक्टर का है, जो हमें सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन के बारे में बताता है। इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो ऑर्थोगोनल भी एक टाइप का यूनिट वेक्टर ही है, बस इसमें छुपा हुआ है कि जब भी हम डायरेक्शंस में 3 डायमेंशन, 1 डायमेंशन या 2 डायमेंशन की बात करेंगे। 1 डायमेंशन यानी कि एक्स, वाई और जेड। 2 डायमेंशन मतलब एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स। और 3 डायमेंशन यानी कि वॉल्यूम को कवर करना। ओके, तो ये है आपका ऑल ओवर ऑर्थोगोनल वेक्टर। अगला वेक्टर है आपका पोलर वेक्टर। नाम से ही स्पष्ट है, पोल्स। अगर अर्थ के पोल की बात करें तो उसका पॉइंट जो है वो फिक्स होता है, यानी कि जिसका इनिशियल पॉइंट हमें पता है वो हमारा पोलर वेक्टर है। जैसे कि आपने एक बॉडी ली ये, और आप देख रहे हैं इस पर एक फोर्स ऐसे लगाते हैं, ये आपने फोर्स अप्लाई किया। ओके, तो आप देख रहे हैं ये पॉइंट हमारा फिक्स्ड है और ये हमारा वो डायरेक्शन है जिसमें हम फोर्स लगा रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये जो आप देख रहे हो ये सिस्टम हमको बताता है एक पोलर वेक्टर के बारे में, ध्रुवीय सदिश के बारे में। तो ध्रुवीय सदिश का मीनिंग क्या है? जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड हो, फाइनल पॉइंट कहां तक जा रहा है हमें नहीं पता है। ठीक, अब जैसे मान लीजिए कि आप 5 न्यूटन का फोर्स लगाना चाहते हैं, तो आप यहां से 2 मीटर की रस्सी बांध कर भी लगा सकते हैं और 4 मीटर की रस्सी बांध कर भी लगा सकते हैं 5 न्यूटन का फोर्स। ठीक है ना? तो जब 2 मीटर की रस्सी बांध के लगाएंगे तो आप यहां पर होंगे और 5 मीटर के लिए यहां पर होंगे, तो आपका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फाइनल चेंज हो जाएगा, बट इनिशियली इसको खींचने के लिए जहां से आपने इसको अटैच किया है ये चेंज नहीं होने वाला है। तो पोलर वेक्टर का मतलब है जिसका इनिशियल पॉइंट 100% फिक्स्ड हो, वो हमारे पोलर वेक्टर्स होते हैं। तो आज की क्लास में फिलहाल के लिए इतना ही। ये जो 2 वेक्टर आप देख रहे हैं पोजीशन वेक्टर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वेक्टर है। दूसरा आपका है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वेक्टर है। हम इसे डिस्कस करेंगे अपने अगले सेशन में।